हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और भौगोलिक ढांचे को बहुत ही करीब से समझने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर जब हम यूपी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक बहुत बड़ा नक्शा आता है। सही कहा। हमारे पास जो आज के नोट्स और स्रोत सामग्री हैं, उसमें यूपी के 75 जिलों और 18 मंडलों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। मतलब इतने विशाल राज्य का प्रशासन आखिर चलता कैसे है? यही तो आज की इस डीप डाइव का मकसद है। इसे हम एक स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम लेक्चर की तरह अप्रोच करेंगे, लेकिन किसी बोरिंग किताबी भाषा में नहीं। हाँ, और एक बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं, आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो पूरी तरह से हमारे पास मौजूद स्रोत सामग्री तक ही सीमित रहेगी। हम अपनी तरफ से कोई बाहरी तथ्य नहीं जोड़ेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देखते हैं जिसकी आबादी कई बड़े देशों से भी ज्यादा है, तो उसे सिर्फ एक राजधानी से कंट्रोल करना मतलब नामुमकिन है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं। स्रोत के अनुसार उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों यानी डिविजन्स और 75 जिलों यानी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। और जिले के स्तर पर तो हम सब जानते हैं कि प्रमुख अधिकारी डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। बिल्कुल। लेकिन ये मंडल का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब क्या सिर्फ जिलों को एक साथ जोड़ देने से काम चल जाता है? देखिए, यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 75 जिलों के 75 डीएम अगर सीधे लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव को रिपोर्ट करने लगें तो पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। हाँ, फाइलों का अंबार लग जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए प्रशासनिक सुगमता के लिए एक बीच का लेयर बनाया गया है, जिसे हम मंडल कहते हैं। एक मंडल में औसतन 3 से 6 जिले आते हैं। और इस मंडल का जो मुखिया होता है उसे कमिश्नर कहा जाता है। राइट, हाँ। कमिश्नर का काम है उन सभी जिलों के डीएम के बीच समन्वय बिठाना, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करना और ये सुनिश्चित करना कि राज्य की बड़ी योजनाएं उस पूरे क्षेत्र में सही से लागू हो रही हैं या नहीं। ये पावर के विकेंद्रीकरण का बहुत ही शानदार उदाहरण है। और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में स्पष्ट किया है, ये पदानुक्रम प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 18 मंडल एक जैसे नहीं है। हर बड़े मंडल का अपना एक अलग वजूद है, एक अलग इकोनॉमी है। और एक अलग प्रशासनिक पहचान भी है। बिल्कुल। नोट्स में 3 सबसे प्रमुख मंडलों का जिक्र बहुत ही खास तरीके से किया गया है। सबसे पहले आता है लखनऊ मंडल। इसे कैपिटल कोर कहा गया है। और क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा मंडल भी है। हाँ, इसमें कुल 6 जिले हैं। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। नर्वस सिस्टम मान सकते हैं। मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होने का अर्थ है कि प्रशासनिक फैसले, बड़ी सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी का सबसे ज्यादा जमावड़ा इसी क्षेत्र में है। राजधानी होने के नाते लखनऊ मंडल पर पूरे राज्य को दिशा देने की जिम्मेदारी होती है। सही कहा। लेकिन अगर लखनऊ दिमाग है तो राज्य की आर्थिक धड़कन कहीं और है। वो धड़कन है कानपुर मंडल। राइट। बिल्कुल। नोट्स में इसे स्पष्ट रूप से औद्योगिक हब का दर्जा दिया गया है। और इसमें भी 6 जिले आते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। ये पूरा बेल्ट हमेशा से ही मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता रहा है। और अगर आप इन जिलों की भौगोलिक स्थिति देखें तो ये एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल हब को सफल होने के लिए कच्चा माल, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। और इन 6 जिलों का एक ही मंडल में होना, एक ही कमिश्नर के अंडर होना उद्योगों के लिए पॉलिसी बनाना आसान कर देता है। एग्जैक्टली। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मंडल हमारी सामग्री में है वो है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल को स्रोत में एनसीआर पावर हाउस का नाम दिया गया है। हाँ, और इसके अंतर्गत जो जिले हैं जैसे मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़, इनके नाम सुनकर ही समझ आ जाता है कि ये क्षेत्र दिल्ली से कितना ज्यादा प्रभावित है। बिल्कुल। ये मंडल उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जो ग्लोबल इकोनॉमी से सीधे तौर पर जुड़ा है। एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे और रियल एस्टेट का विकास बाकी राज्य से मतलब बहुत अलग और तेज गति से होता है। तो अगर हम इन तीनों के एक साथ देखें, लखनऊ प्रशासन संभाल रहा है, कानपुर पारंपरिक उद्योगों को चला रहा है और मेरठ नए जमाने के अर्बन और कॉरपोरेट विकास का नेतृत्व कर रहा है। ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है। अब थोड़े अलग क्षेत्रों की तरफ चलते हैं। पूर्वांचल, अवध, पश्चिम और रोहिलखंड।
हमारे पास इन क्षेत्रों के मंडलों की एक पूरी सूची है। मैं इस सूची को सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, बल्कि मैं जानना चाहता हूं कि इनमें क्या खास है। बिल्कुल, बताइए। जैसे अयोध्या मंडल है, जिसे पहले फैजाबाद मंडल कहा जाता था। इसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी शामिल है। लेकिन मुझे जो सबसे अनोखा लगा वो है देवीपाटन मंडल। इसके अंदर गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर आते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय गोंडा में है। ऐसा क्यों होता है कि मंडल का नाम कुछ और मुख्यालय किसी और जिले में? देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक बारीकी है। कई बार ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों से किसी क्षेत्र का नामकरण किया जाता है, जैसे देवीपाटन, जो एक सांस्कृतिक पहचान है। बिल्कुल। लेकिन जब बात प्रशासन चलाने की आती है तो मुख्यालय उस जिले में बनाया जाता है जो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पूरे मंडल के केंद्र में हो। हाँ, तो गोंडा उस पूरे नेपाल बॉर्डर वाले बेल्ट को कवर करने के लिए एक रणनीतिक स्थान है। हाँ, इसीलिए मुख्यालय वहाँ है। ये बहुत लॉजिकल है। इसी पूर्वांचल के बेल्ट में गोरखपुर मंडल भी है, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर आते हैं। और नोट्स में गोरखपुर के साथ एक बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल फैक्ट जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में होती है। अब आप सोचिए, ये सिर्फ मौसम का एक आंकड़ा नहीं है। जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, वहां की मिट्टी, फसलें और पूरा ग्रामीण अर्थशास्त्र उस बारिश पर निर्भर करेगा। हाँ, खासकर धान और गन्ने की खेती। बिल्कुल। प्रशासन को बाढ़ प्रबंधन और कृषि नीतियों के लिए इसी डेटा के आधार पर काम करना होता है। और पश्चिमी यूपी की तरफ देखें तो सहारनपुर मंडल है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली आते हैं। और मुरादाबाद मंडल भी है, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल है। रोहिलखंड बेल्ट में बरेली मंडल आता है, जिसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत हैं। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में इन क्षेत्रों का ये जो वर्गीकरण है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सटीक है। बिल्कुल। ये वर्गीकरण सिर्फ नाम याद रखने के लिए नहीं है। हाँ, ये हर क्षेत्र की मिट्टी, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। और इसी फ्रेमवर्क को अगर हम राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों पर लागू करें तो ब्रज, बुंदेलखंड, काशी और विंध्य क्षेत्र की तस्वीर साफ होती है। जैसे ब्रज क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास आगरा मंडल है। हाँ, नोट्स में स्पष्ट रूप से ताजमहल का उल्लेख है, जो इसकी वैश्विक पर्यटन पहचान को दर्शाता है। इसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी आते हैं। लेकिन इसी के बगल में एक और मंडल है, अलीगढ़ मंडल। स्रोत के अनुसार ये एक नया मंडल है। इसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज शामिल हैं। मुझे ये समझना है कि अचानक से एक नया मंडल बनाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो कोई भी मंडल रातों रात नहीं बनता। जब किसी क्षेत्र की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पुराने कमिश्नर ऑफिस पर फाइलों और प्रोजेक्ट्स का बोझ इतना बढ़ जाता है कि विकास की गति धीमी हो जाती है। तो अलीगढ़ क्षेत्र में शिक्षा, उद्योग और आबादी का विस्तार हुआ होगा। बिल्कुल। उसे देखते हुए प्रशासन को ये महसूस हुआ कि अब इस पूरे ब्लॉक को एक अलग लीडरशिप की जरूरत है। नए मंडल का बनना इस बात का सबूत है कि राज्य का ढांचा स्थिर नहीं है, वो बदलती जरूरतों के साथ खुद को इवॉल्व कर रहा है। और एवोल्यूशन की बात हो ही रही है तो झांसी मंडल को देखना भी दिलचस्प है। हाँ, बुंदेलखंड के इस मंडल में झांसी, ललितपुर और जालौन आते हैं। स्रोत के अनुसार ये क्षेत्रफल के मामले में राज्य का सबसे छोटा मंडल है। ये बुंदेलखंड की भौगोलिक सच्चाई को दर्शाता है। वो एक पठारी और चट्टानी इलाका है जहाँ पानी की कमी रहती है और जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। तो कम आबादी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहाँ बहुत सारे जिलों को मिलाकर एक बड़ा मंडल बनाने का कोई तुक नहीं बनता। सही कहा। इसीलिए प्रशासन को छोटा और चुस्त रखा गया है। इसके बाद अगर हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्रों की बात करें तो वाराणसी मंडल है, जिसे यूपी की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली आते हैं। इसी तरह आजमगढ़ मंडल, जिसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया हैं। मिर्जापुर मंडल, जहां मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही है। और प्रयागराज मंडल भी, जिसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी हैं। चित्रकूट मंडल, जिसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा शामिल है। और बस्ती मंडल का ढांचा भी स्रोत में दिया गया है, जिसमें बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर आते हैं।
इन सभी नामों के पीछे आप एक पैटर्न देख सकते हैं। हाँ। हर मंडल या तो किसी बड़ी नदी के किनारे बसा है या किसी पुराने व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इतिहास से निकलकर सीधे भविष्य की प्लानिंग की तरफ बढ़ें, तो हमारे नोट्स में एक बहुत ही विजनरी कॉन्सेप्ट दिया गया है। आप एनसीआर और यूपीएससीआर की बात कर रही हैं, राइट? बिल्कुल। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। अभी तक हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। इन जिलों ने दिल्ली से सटा होने का पूरा फायदा उठाया है, लेकिन स्रोत बताता है कि अब 4 और नए जिलों को एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। और वो जिले हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर। जरा सोचिए, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका असर क्या होगा? एनसीआर में आने का मतलब है कि वहाँ का मास्टर प्लान अब राष्ट्रीय स्तर की प्लानिंग का हिस्सा बन जाएगा। मतलब वहाँ हाई स्पीड रेलवे, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल जोन्स का निर्माण बहुत तेजी से होगा। हाँ, इन 4 जिलों की पूरी इकोनॉमी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली के आसपास के विकास की नहीं है। यूपी सरकार खुद का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट लेकर आई है। यूपीएससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन। लखनऊ, उन्नाव और सीतापुर सहित कुल 6 जिलों को मिलाकर ये रीजन बनाने का प्रस्ताव है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल सही कहा। शिवांश मिश्रा सर के अनुसार ये भविष्य के विकास का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। ये यूपीएससीआर असल में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार ये समझ गई है कि सिर्फ पश्चिमी यूपी के भरोसे पूरे राज्य की इकोनॉमी को टॉप पर नहीं रखा जा सकता। तो लखनऊ के आसपास के जिलों को जोड़कर एक नया इकोनॉमिक हब बनाया जा रहा है, ताकि पूर्वांचल और मध्य यूपी के लोगों को रोजगार के लिए नोएडा या दिल्ली न जाना पड़े। ये विकास का एक बहुत ही बैलेंसिंग कदम है। चलिए, अब हम राज्य के कुछ बहुत ही दिलचस्प सांख्यिकीय और भौगोलिक तथ्यों यानी एरिया, पॉपुलेशन और स्टैट्स पर नजर डालते हैं। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका एरिया 7,680 वर्ग किलोमीटर है। यह अपने आप में किसी छोटे देश के बराबर है। और इसके बाद सोनभद्र और हरदोई आते हैं। लेकिन सबसे छोटे जिले को लेकर स्रोत में एक बहुत बड़ा वार्निंग या चेतावनी दी गई है। हाँ, और ये वार्निंग हर उस इंसान के लिए है जो यूपी के बारे में पढ़ रहा है। आमतौर पर बहुत सी किताबों में लिखा होता है कि हापुड़ राज्य का सबसे छोटा जिला है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट की डेटा को देखें, जो हमारे नोट्स का भी आधार है, तो सबसे छोटा जिला भदोही है, जिसे संत रविदास नगर भी कहा जाता है, राइट? एग्जैक्टली। इसका क्षेत्रफल केवल 1015 वर्ग किलोमीटर है। हापुड़ और भदोही के बीच अक्सर भ्रम इसलिए होता है क्योंकि समय समय पर परिसीमन और जिलों की बाउंड्री में बदलाव होते रहे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर भदोही ही सही उत्तर है। बिल्कुल। ये वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो सही जानकारी और अधूरी जानकारी के बीच का फर्क तय करती हैं। अब जनसंख्या को देखते हैं। अधिकतम जनसंख्या प्रयागराज में है और न्यूनतम जनसंख्या महोबा में। लेकिन जब हम जनघनत्व की बात करते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो आंकड़े बदल जाते हैं। हाँ, जनघनत्व सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है। ये बहुत लॉजिकल भी है। गाजियाबाद एक बहुत ही सघन शहरी इलाका है। वहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें हैं, तो जाहिर है कम जगह में ज्यादा लोग रहेंगे। और इसके ठीक विपरीत न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर में है। क्योंकि ललितपुर बुंदेलखंड का हिस्सा है, पथरीली जमीन है, जंगल हैं, तो वहाँ आबादी बहुत छितरी हुई है। इसी तरह साक्षरता के आंकड़े भी राज्य के भीतर के भारी अंतर को दिखाते हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा क्षेत्र की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, लगभग 80%। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की साक्षरता के मामले में कानपुर नगर सबसे आगे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर राज्य में सबसे कम है, जो केवल 46.74% है। मतलब एक ही राज्य में एजुकेशन को लेकर इतना बड़ा फासला है जो आईटी और एजुकेशन के हब हैं, और दूसरी तरफ ऐसे जिले हैं जहां अभी भी बुनियादी शिक्षा को घर घर पहुंचाने का संघर्ष चल रहा है। और पर्यावरण की बात करें तो हमने पहले बताया कि गोरखपुर में अधिकतम वर्षा होती है, जबकि मथुरा में न्यूनतम। ये सारी विविधताएं दिखाती हैं कि यूपी का प्रशासन चलाना मतलब कितना जटिल काम है। और भूगोल की बात हो तो स्रोत में दिया गया सोनभद्र का फैक्ट बहुत ही शानदार है। हाँ, सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 अलग-अलग राज्यों की सीमा को छूता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
ऐसा जंक्शन पूरे देश में कहीं और नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस सब का मुख्य अर्थ क्या है? ये सब आंकड़े हमें बताते हैं कि उत्तर प्रदेश एक जैसा राज्य नहीं है। ये अलग-अलग संस्कृतियों, मौसमों और अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा मिश्रण है। और इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स और राजधानियों से जुड़े अपडेट्स भी हैं। करंट अफेयर्स में एक नाम परिवर्तन का प्रस्ताव सामने आया है। नोट्स के अनुसार लखीमपुर खीरी जिले के एक इलाके मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर नगर करने का प्रस्ताव यूपी सरकार द्वारा पारित किया गया है। और यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को एक फैक्ट की तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के। हाँ, बिल्कुल। अब राजधानियों की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। इसमें यूपी की 3 राजधानियों का जिक्र है। ये एक बहुत ही वैचारिक और सटीक विभाजन है। लखनऊ बेशक राज्य की प्रशासनिक राजधानी है, जहां विधानसभा और सचिवालय हैं। लेकिन कानपुर को राज्य की औद्योगिक राजधानी माना गया है, क्योंकि वो व्यापार का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। और तीसरी है वाराणसी, जिसे निर्विवाद रूप से यूपी की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। ये त्रिस्तरीय पहचान यूपी के असली चरित्र को दर्शाती है। बिल्कुल। अगली क्लास में लखनऊ का विस्तृत इतिहास और तथ्य का विश्लेषण किया जाएगा। आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हमने अभी बात की कि सोनभद्र 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है। जरा सोचिए, एक ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से जुड़ा हो, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इन 4 अलग-अलग राज्यों का कितना गहरा और अनूठा प्रभाव पड़ता होगा। ये वाकई एक बहुत ही शानदार सवाल है। यह कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि उस जगह की असली आत्मा को समझने का एक नजरिया है। इस पर सभी विद्यार्थियों को खुद से विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।